जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग पर। और दोस्तों ये रिपोर्ट बनाई गई है, लिखी गई है यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी के द्वारा। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल आपकी मांग लगातार सरकार के समक्ष उठाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने भी 3 मांगे रखी हैं 8 सीपीसी से संबंधित। सबसे पहले तो सरकार से सवाल पूछे हैं 8 सीपीसी से संबंधित। इन्होंने 3 विषयों पर बात करी है 8 सीपीसी को लेकर। सबसे पहला विषय है सब कुछ डिजिटल है तो फिर 18 महीने क्यों? जी हां दोस्तों, सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय क्यों दिया? इतना लंबे समय क्यों दिया रिपोर्ट सबमिट करने के लिए या फिर बनाने के लिए? बल्कि आजकल का जमाना डिजिटल युग का है, कंप्यूटर युग का है, सब कुछ डिजिटल हो जाता है जल्दी से। तो फिर इतना समय क्यों सरकार द्वारा 18 महीने का, वो भी वेतन आयोग को इतना लंबा टाइम क्यों दिया? तो दोस्तों इस पर इन्होंने बात करी है। तो दोस्तों इस विषय को हम आगे समझेंगे विस्तार से। फिर दोस्तों एक और विषय है मिनिमम पे का। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी में मिनिमम पे होनी चाहिए 47,000 महंगाई को देखते हुए। तो दोस्तों इस विषय पर भी बात करेंगे आगे, मिनिमम पे के बारे में और फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिर दोस्तों एक और विषय है और यह विषय है तय समय पर मिलेगा डीए बढ़ोतरी का फायदा। इन्होंने बात करी है 8 सीपीसी के एरियर की। कब से सरकार 8 सीपीसी का एरियर देगी या फिर कब से 8 सीपीसी लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा? क्या 2026 में, 27 में या फिर 28 में? क्योंकि सरकार ने डेट पर कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया, कहीं भी लिखित में उत्तर नहीं दिया कि 8 सीपीसी कब से लागू होगा। तो दोस्तों इस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों एरियर के ऊपर इन्होंने बात करी है और साथ ही साथ जो डेट है 8 सीपीसी की उस पर इन्होंने बात करी है। तो दोस्तों ये 3 विषय हैं 8 सीपीसी से संबंधित जिस पर इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है या फिर बताया है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं दे रहे, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं। 8 सीपीसी पर कर्मचारी यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी की रिपोर्ट। दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट। सब कुछ डिजिटल है तो फिर 18 महीने क्यों? जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय क्यों दिया, इतना लंबा टाइम क्यों दिया आजकल के डिजिटल युग को देखते हुए? वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय क्यों दिया गया है सरकार के द्वारा, जबकि अब तो सब कुछ डिजिटल है? जी हां दोस्तों, अब तो काम चुटकियों में हो जाता है, कंप्यूटर पे हो जाता है, सॉफ्टवेयर में हो जाता है। अब तो कैलकुलेटर का भी यूज नहीं होता। तो फिर इतना समय क्यों? 18 महीने का समय क्यों दिया सरकार ने वेतन आयोग को? यह सवाल पूछा है। डॉक्टर पटेल ने कहा इसके पीछे सरकार की यह रणनीति हो सकती है कि वह उसे चुनाव से जोड़ना चाह रही हो। जी हां दोस्तों, इनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं 8 सीपीसी को चुनाव से जोड़ना चाह रही है। यानी जब आगे चुनाव आएंगे तब सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी और उससे पहले सरकार कुछ नहीं देना चाहती। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि सब कुछ प्लानिंग हो सकती है सरकार की, इस वजह से वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है। फिर क्या लिखा है? वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिए 18 महीने का समय देना, इसका मतलब सरकार जानबूझकर वेतन आयोग में देरी करना चाहती है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी कब मिली थी? जब दिल्ली चुनाव चल रहे थे। फिर उसके बाद बिहार चुनाव आ गए, फिर उसमें 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए। फिर आगे चलकर
यूपी इलेक्शन आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी। यानी प्लानिंग के तहत सब कुछ काम हो रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। फिर क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग में जब पहली बार पे मैट्रिक्स बनाया गया तब यही सोचा गया था कि अगली बार वेतन आयोग ही नहीं लाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बीच में कुछ खबरें उठ रही थी कि जैसे कि 8 सीपीसी नहीं मिलेगा, जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है उसको ही रिवाइज कर दिया जाएगा। सरकार हर 5 साल में सेटलमेंट प्लान बनाएगी। वेतन आयोग में देरी होती है, देर से गठित किए जाते हैं, रिपोर्ट देने में देरी हो जाती है। इन सब से बचने के लिए पे मैट्रिक्स डिजाइन किया गया। जी हाँ दोस्तों, इनका यह भी कहना है कि पे मैट्रिक्स सही पे मैट्रिक्स नहीं है 7 सीपीसी की, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हैं। तो कम से कम पे मैट्रिक्स में कुछ ऐसा संशोधन किया जाए जिससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके, अच्छा खासा फायदा मिल सके। तो दोस्तों, पहला विषय तो था कि 18 महीने का समय क्यों दिया सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय। बाकी दोस्तों, आपके अपने विचार क्या हैं, आप जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सरकार कोई रणनीति अप्लाई कर रही है वेतन आयोग को गठित करने के लिए आगे? क्या चुनाव के टाइम सरकार 8 सीपीसी देगी? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, दूसरा विषय है 47,000 हो सकता है न्यूनतम वेतन, मिनिमम पे। 1 जनवरी 2024 को डीए 50% हो चुका था। सरकार का कहना था कि इस स्थिति में डीए को बेसिक वेतन में मर्ज कर देंगे, लेकिन मर्ज नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई थी कुछ मीडिया में, अखबारों में, जिसमें बता रहे थे कि जैसे ही आपका डीएडीआर 50% क्रॉस होगा तो आपका डीएडीआर मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने संसद में साफ मना कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई विचारा दिन नहीं है कि आपके डीएडीआर को मर्ज किया जाए। अब 2 साल हो गए हैं, आगे भी 2 साल निकल जाएंगे। ऐसे में 4 साल के बाद जब डीए मर्ज होगा तो सरकारी कर्मचारियों को 8 से 10% हर माह के वेतन का नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका डीएडीआर 1/1/2024 को ही मर्ज होना चाहिए था, जब आपका डीएडीआर 50% क्रॉस हुआ, तो दोस्तों यहीं पे तो 1 से 2 साल का आपको नुकसान हो गया। फिर जब आगे 8 सीपीसी आएगा तो दोस्तों कम से कम 2 से 3, 4 साल, 5 साल, तो इतना तो दोस्तों नुकसान होगा आपको। अगर सरकार पहले ही एरियर दे देती तो इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता जितना कि अब हो रहा है, यही इनका कहना है। तो सरकारी कर्मचारी को 8 से 10% हर माह के वेतन का नुकसान होगा। 8 से 10% का आपको नुकसान होगा जितना सरकार लेट करेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है? डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने इस सवाल के जवाब में बताया कि 2.20 से कम तो हो ही नहीं सकता। जी दोस्तों, इन्होंने बात करी है फिटमेंट फैक्टर की कि 2.20 से कम तो हो नहीं सकता। सभी तरह का गुणा भाग करने के बाद यह उम्मीद कर सकते हैं कि 3 साल बाद की स्थिति में फिटमेंट फैक्टर 2.60 तक होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितना सरकार 8 सीपीसी में देरी करेगी उतना ज्यादा ही सरकार फिटमेंट फैक्टर दे पाएगी, या फिर ज्यादा देना चाहिए। दोस्तों ऐसा इन्होंने कहा है कि दोस्तों ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2.20 से कम तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे जब सरकार 8 सीपीसी देगी 2027 में, 28 में, तो दोस्तों फिर सब कुछ कैलकुलेट करके 2.60 तक बनना ही चाहिए फिटमेंट फैक्टर। इसे आसान भाषा में यूं समझ सकते हैं कि अगर मौजूदा समय में बेसिक वेतन 18,000 रुपए है तो 8वें वेतन आयोग के बाद वह लगभग 47,000 तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर मिनिमम पे 18,000 है 7 सीपीसी की, अगर आप इसमें 2.60 लगाते हैं या फिर 2.55 लगाते हैं तो दोस्तों मिनिमम पे आपकी पहुंचती है 47,000 के आसपास। यही इनका कहना है कि भले ही 8 सीपीसी में देरी होती है सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार उसकी भरपाई करे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देके 2.60 के आसपास, ऐसा इन्होंने बताया। महंगाई को देखते हुए भी और भरपाई करने के लिए भी देरी की। फिर दोस्तों तीसरा विषय इन्होंने लिया है तय समय पर मिलेगा डीए बढ़ोतरी का फायदा। ये बात कर रहे हैं एरियर की, 8 सीपीसी के एरियर की और लागू करने की डेट के बारे में। वेतन आयोग लागू कब होगा, इस बाबत उन्होंने कहा सरकार इस पर घुमा फिराकर बात कर रही है।
वेतन आयोग तय तिथि से ही लागू होना चाहिए। अब वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि सरकार तय करेगी। जैसा आपको पता है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया था कि भैया हमें नहीं पता कि 8 सीपीसी कब से लागू होगा, ये सरकार का काम है, सरकारी बताएगी। यानी अभी यह तय नहीं है कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कहीं लिखित में नहीं लिखा कि 8 सीपीसी 1/1/2026 से ही मिलेगा। फिर क्या लिखा है, संभव है कि 2 साल बाद एरियर को लेकर सरकार निर्धारित भुगतान में कुछ गलत कर दे। जी हां दोस्तों, अगर 1/1/2026 से 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपको बैक डेट का एरियर नहीं मिल पाएगा अगर सरकार 2027 में 28 में 8 सीपीसी को लागू करती है। हालांकि दोस्तों, ये इनका कहना है कि अगर 1/1/2026 से खुदा ना खास्ता आपको 8 सीपीसी नहीं मिलता तो दोस्तों फिर आपको बैक डेट का एरियर नहीं मिलेगा 2026 से। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से डीए की बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टर पटेल ने कहा कि यह चलता रहेगा, यानी तय समय पर मिलता रहेगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि डीएडीआर तो आगे मिलता रहेगा 1/1/2026 के बाद से। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जाएगा कि 31 दिसंबर 2025 को कर्मचारी का बेसिक वेतन कितना था, उसके हिसाब से फिटनेस फैक्टर लगाकर फायदा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि किस तरीके से फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा। 1/1/2026 को जितना भी आपका डीएडीआर होगा उसको दोस्तों इंक्लूड किया जाएगा फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए, और 31 दिसंबर 2025 तक जो भी पेंशनर्स कर्मचारी रिटायर हुए होंगे उनको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। डीए 50% से ज्यादा हो गया है, क्या अब सरकार इसे मूल वेतन में विलय करेगी? संसद में इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि सरकार ऐसा कोई विलय नहीं करेगा। डॉक्टर पटेल ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी हां दोस्तों, इनका कहना है जो सरकार ने मना किया कि डीएडीआर मर्ज नहीं हुआ, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डीएडीआर मर्ज होना चाहिए था, कुछ राहत मिलनी चाहिए थी 8 सीपीसी से पहले पेंशनर्स कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये इनकी डिमांड भी है और दोस्तों इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, इन्हीं विषयों पर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।